लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे ना। आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। देखो अब इस तरीके के सवाल क्या होगा? देखो पहले आप समझो इस बात को, सवाल पूछा क्या गया। एक संख्या दे रखी है, इस संख्या के सारे अंक पता है, बस केवल एक अंक ये वाला नहीं पता है। यहाँ पर एक वेरिएबल लिख दिया गया। ये जो संख्या है ये हमारी 3 से पूर्णतः विभाजित है। अब अगर 3 से ये संख्या कट रही है तो x के कितने मान संभव हो सकते हैं? पहले तो एक बात बताओ, कोई संख्या 3 से कब कट सकती है? जब उस संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर जो भी आ रहा होगा वो 3 से डिवाइड हो रहा होगा। तो आपके पास संख्या तो यही। अच्छा, ये संख्या जब आप निकालते हैं तो आपको ये पता है कि 3 से कटने के लिए ये जरूरी है कि अंक ऐसे होने चाहिए कि अंकों का जो योगफल या डिजिट सम हम बोल सकते हैं, ये जो आना चाहिए ये हमेशा किससे कटना चाहिए? 3। तो अब आप देखो इसके अंक जोड़ेंगे या तो सारे, आप चाहे तो सारे अंक जोड़ लो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो जो पार्ट 3 से कट जाए उसको मत जोड़ना। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 होता है। 3 तो 3 से कट ही रहा है, तो इसको जोड़ने की कोई जरूरत। 8 और 7 कितना होगा? 15 भी 3 से कटता है। 3 ये भी 3 से कटता है। बचा केवल कितना? 5 बचता है हमारे पास। मतलब अगर इस संख्या के सारे अंक जोड़ेंगे तो सब कुछ कट गया, केवल एक चीज बची, क्या? 5। अब एक और डिजिट है जो आपने अभी नहीं जोड़ा है, जिसका मान आपको निकालना है। वो डिजिट कौन सा है? तो 5 प्लस x ये लास्ट में बच रहा है कटने के बाद। अब आप सोच के क्या देखेंगे कि ऐसा क्या नंबर मैं यहाँ पर ले सकता हूँ कि इसको जोड़ के 3 से पूरा कट रहा हूँ। तो 5 के बाद 3 की टेबल में कौन सी संख्या आती है? 3 की टेबल में 6 आता है, 5 के तो बाद ही आता है। इसका मतलब मुझे इसको 6 बनाना पड़ेगा। तो x की जगह मुझे कितना चाहिए होगा? 5 में 1 जोड़ते 6 नहीं आता, तो कम से कम 1 यहाँ पर लगाओ तो 1 जोड़कर ये 6 बन जाएगा और 6 3 से पूरा पूरा। अब ऐसा नहीं है कि 3 की डिविजिबिलिटी में एक ही मान संभव है। ऐसा होता है ना कि अब जैसे 1 सेटिस्फाइड कर ही रहे हैं, 1 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3 का टेबल जो होता है उसमें 3 की टेबल में 3 3 का गैप होता है। तो 1 के बाद आप देखो 4 आएगा, 4 लगाओ यहाँ पर, 4 और 5 कितना होगा? 9 भी तो 3 से कट जाएगा। 4 और 3 कितना होगा? 7। 7 लगाइए, 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12 भी 3 से कट जाएगा। 7 और 3 10, 10 लगाएंगे तो 10 और 5 15 भी तो 3 से कट जाएगा। लेकिन आप क्या 10 लगा सकते हैं x की जगह? क्योंकि यहाँ पर जो भी डिजिट आएगा वो सिंगल डिजिट होगा, डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट थोड़े ना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंगल डिजिट वाले सारे ऑप्शन सही है। 1 लगाएंगे तब भी 3 से कटेगा, 4 लगाएंगे तब भी 3 से कटेगा, 7 लगाएंगे तब भी 3 से। तो 3 से कटने के 3 केस बन रहे हैं, एक तो 1 लगा के, 4 लगा के और 7 लगा के। आपसे पूछा क्या है? x के कुल कितने मान संभव है? संभावना या पॉसिबिलिटी का मतलब कितनी वैल्यू यहाँ पर लगाई जा सकती है। तो 1 2 3 कुल 3 वैल्यू हम यहाँ पर लगा पा रहे हैं, तो कितने मान संभव हुए? 3 वैल्यू संभव है। अब देखो कभी ऐसा होगा कि आपसे पूछेगा x का मिनिमम मान कितना हो सकता है, यानी कि न्यूनतम। मतलब x के स्थान पर न्यूनतम कौन सा अंक लगा सकते हैं। तो अगर हम इन तीनों में न्यूनतम की बात कर रहे हो तो सबसे छोटा कौन सा है? तो अगर न्यूनतम की बात करेगा तो आंसर कितना हो जाएगा? अगर पूछा जाए मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू हम लगा सकते हैं कितनी? 7 लगा सकते हैं। तो x के स्थान पर प्रयोग करने वाले 3 मान संभव हो रहे हैं और तीनों मान में अधिकतम कितना है? 7। न्यूनतम कितना है? 1 है। कभी आपसे कहेगा कि x के स्थान पर प्रयोग होने वाले सभी अंकों का योगफल क्या होगा, तो इन तीनों अंकों को क्या कर देंगे? ऐड कर लेंगे। 7 और 4 11, 11 और 1 12।
तो इस तरीके के सवाल लेते हैं। अच्छा, आप कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अगर ये ना किया जाए, कोई बात नहीं भाई, आप अगर नहीं करना चाह रहे होंगे तो भी सवाल का आंसर सेम ही आएगा, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा। अब आप चाहो तो जोड़ लो, 3 और 8 कितना होगा? 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 और 2 25, 25 और 1 26 आ रहा है जोड़ने पर, और प्लस में क्या आएगा? x। अब भी आंसर वही आएगा बेटा। 26 के बाद में 3 के पहाड़े में 3 की टेबल में क्या आएगा? 27। मतलब मुझे ये संख्या जोड़कर ऐसी बनानी कि 27 हो जाए, और 27 लाने के लिए यहाँ भी x का मान क्या आएगा? 26 और 1। चाहे आप इसमें से वो पार्ट काट लो जो 3 से कट रहा है, नहीं काटोगे तब भी आंसर 1 आएगा, काटोगे तब भी आंसर 1 आएगा, कोई फर्क नहीं। तो यहाँ पर x के कुल कितने मान संभव हुए? 3 मान संभव हुए। जल्दी से आप नोट करें क्योंकि 3-4 सवाल हैं ऐसे जो क्या चीज हाँ ये ऐसा है कि 3 से कट रहा था, 8 और 7 15, ये भी 3 से कट जाएगा 3, और 2 और 1 3, ये भी 3 से कट गया, तो बचा केवल कितना? 5 बचा। तो 5 प्लस x लिख दिया, जो बचेगा वो लिखेंगे फिर हम उसमें। तीन की डिविजिबिलिटी से निकाल सकते हैं अब आप? ठीक है, अभी बताना फिर आप इसका आंसर। ये DS लिखा है, डिजिट सम इंग्लिश में, वो आप समझ लो, कोई नंबर नहीं है, DS लिखा हुआ है, डिजिट सम। तो 3 के लिए केवल एक ही चीज देखनी कि संख्या के अंकों का योगफल किससे कट जाए? 3 से कट जाए। चलो अभी देखते हैं फिर आप इसमें क्या समझे। नोट हो गया क्या? हो गया? थोड़ा स्पीड में आप लिखा करो। अगला क्वेश्चन आप देखिए, 7 1 6 2 x 5 4 3 1 1। ये हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, आपको बताना है ऐसी कितनी संख्याएं संभव है। सेम ही सवाल देख सकते हैं। ऐसी कितनी, देखो जितने मान x के हों उतनी ही संख्याएं बना पाएंगे। जैसे पीछे वाले में x की 3 वैल्यू आ रही थी, तो 3 संख्याएं बन जाती, तीनों वैल्यू लगा के। तो x की यहाँ पर कितनी वैल्यू लगा सकते हैं? चलो देख ही लेते हैं। आप कह रहे 3 है तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं, चेक करके। पहले क्या करेंगे, संख्या के सभी अंकों का योगफल यानी कि डिजिट सम। अब जोड़ने के लिए आपको इतना लंबा डाटा दे रखा है तो जोड़िए मत, आप केवल इसमें जो 3 से कट जाए उसको छोड़ दीजिए। जैसे आप देखिए 6 कट जाएगा 3 से, 7 और 2 9, 3 से कट जाएगा। और आगे देख लीजिए 5 और 4 ये भी कट गया 3 से, और उसके अलावा आप देखें 3 भी तो 3 से कट जाएगा। अब आप देखो 1 और 1 2 और 1 ये भी 3 से कट गया। सब कुछ तो 3 से कट गया, कुछ बचा? केवल एक ही चीज बची है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। क्या बचा? x बचा। अब आप चाह रहे हो कि ये संख्या 3 से कटे तो इसका भी 3 से कटना जरूरी हो गया। संख्या तो 3 से तभी कटेगी जब सभी अंकों को जोड़ने पर 3 से कटे। अब आपने देखा कि बाकी अंकों को तो जोड़ के 3 से कट ही रहा है, केवल एक अंक बचा है, कौन सा वाला? अब यहां पर एक ऐसी वैल्यू सोचो जो 3 से कट जाती है।
3 हो सकती है, 6 हो सकती है, और क्या हो सकती है? आप 3 लगाएंगे तब भी 3 से कटेगा, 6 लगाएंगे तब भी 3 से कटेगा, 9 लगाएंगे तब भी 3 से। आप चाहे तो देखो इसको जोड़ के भी देख सकते हैं। अगर जैसे मान लो यार 3 होता तो 3 से कट जाता, 6 होता तब भी कट जाता, 9 होता। और एक बात जो आप भूल जाएंगे वो आप जरूर ध्यान रखें, यहाँ आप 0 भी तो लगा सकते थे। अच्छा 0 नहीं लगा सकते? 0 लगाने से क्या कभी संख्या के अंकों का योग बदलेगा? बाकी सारी अंक तो कट ही रहे। अगर यहाँ 0 लगा देंगे तो 0 ऐड करने पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। जैसे मान लो इसका कितना आ रहा है, 7 और 1 8, 8 6 14, 14 2 16, 16 5 21, 21 और 4 25, 25 और 4 29 और 1 30 आ रहा है। टोटल कितना आ रहा है? और प्लस में x। अब आपने कहा कि हम 3 लगाएंगे तो 30 और 3 33 बन जाएगा, कट जाएगा 3 से। आप 6 लगा लो, 30 और 6 36, ये भी 3 से कटेगा। 9 लगाएंगे तो 30 और 9 तब भी कटेगा। और अगर 0 लगाएंगे तो 0 जोड़ने पर रहेगा तो ये 30 ही। अगर यहाँ हम x की जगह 0 लगा दें तो 0 जोड़ने पर तो उतना ही रहेगा। और 30 तो पहले से ही 3 से कट रहा था, अब भी 3 से कटेगा। तो एक चीज ध्यान रखना है ऐसे सवालों में कि आप जो कोशिश करेंगे वो होगी सही, 3 6 9 तो सही है, लेकिन अगर संख्या के बीच वाला डिजिट है तो वहां 0 भी लगाया जा सकता है अगर पूरी संख्या 3 से कट रही है। कितने ऑप्शन आ गए? 4 ऑप्शन आ गए। तो कितनी संख्याएं बनेगी? 4 संख्याएं। यही आंसर। जल्दी से नोट कर लेना। चलो मैं यहाँ सवाल लिख देता हूँ, तब तक आप इसको नोट करिए। अगर ये संख्या 12 से विभाज्य है तो आप बताइए x की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं? ऑप्शन में आपको दे दे रहा हूं। ये 8। आप सोचिए कि यहां पर हम क्या लगा दें कि ये संख्या 12 से 12 का तो डिविजिबिलिटी रूल हमने आपको पढ़ाया ही, हमने तो 3 का पढ़ाया था। अब यहाँ पर आपको सोचना कैसे होगा? पहली बात यही होती है गणित में कि आपने पढ़ा सब कुछ है, लेकिन आप सवाल करते समय किस तरीके से सोचेंगे। संख्या किससे कटने वाली होनी चाहिए? अच्छा 12 का डिविजिबिलिटी नहीं पता, इसके 2 ऐसे कोप्राइम फैक्टर कर लो जिनकी डिविजिबिलिटी पता हो। 3 × 4 कितना होता है? 12 होता है। 3 और 4 में कुछ भी कॉमन तो नहीं है ना, तो इसका मतलब वो संख्या 12 से कटेगी जो 3 से भी कटे और 4 से। यही तो होगा ना मतलब। अब आप सोचेंगे जरा इसमें से कुछ बातें। संख्या 3 से कब कटेगी? जब इस संख्या के अंकों का योगफल यानी कि डिजिट सम किससे कट जाए? 3 से। तो हम देखेंगे भाई यहाँ पर क्या क्या लगा पाएंगे। तो डिजिट सम के लिए हम जोड़ेंगे तो नहीं भाई सब। देखो क्या क्या कट सकता है इसमें। 4 और 2 6 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, बचा केवल क्या? 2 और 2 4, और प्लस में क्या बचा? आप जरा सोचना शुरू करिए इस x की जगह मैं क्या क्या लगा दूं कि ये संख्या 3 से कटने वाली बन जाए। 4 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो पाए। तो आपको पता है 4 के बाद अगली संख्या जो कटेगी वो 3 के पहाड़े में आएगी, तो कौन सी आएगी? 4 के बाद 5 तो नहीं कटता है, 6 कटेगा। और 6 ये तभी हो सकता है जब x की जगह हम प्रयोग करें इसका 2। लेकिन मैंने कहा यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं, और भी होंगे ऑप्शन। 3 3 जोड़ दो, 2 और 3 5 भी हो सकता है, 5 और 3 8 भी हो सकता है, 8 और 3 11 में 2 डिजिट आ गए, इसलिए 11 नहीं हो सकता। यहां x की जगह प्रयोग कर सकते 3 अंकों का। या तो आप 2 लगाएंगे तब 3 से कट जाएगा, या फिर आप यहां 5 लगाएंगे तब भी 3 से कट जाएगा, या फिर 8 लगाएंगे तब भी 3 से। आप देखो यहां पर 2 5 8 तीनों ही दे रहे। लेकिन एक बात आप शायद भूल रहे हैं कि संख्या 3 से कटे, साथ में किससे कटे? 4 से कटे। तो 4 से भी तो कटनी चाहिए। और आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था 4 से वो संख्या कटती है जिस संख्या के अंतिम 2 अंक
4 से कट जाए, लास्ट के 2 अंक ऐसे होने चाहिए जो किससे डिवाइड हो जाए, 4 से। अगर आप यहां पर ये वैल्यू लगाएंगे तो लास्ट के 2 अंक देखो क्या क्या बन सकते हैं। मान लो हमने 2 लगा दिया, x की जगह अगर 2 लगाएंगे तो लास्ट के 2 अंक क्या बन रहे हैं, अगर यहां 2 लगा देंगे तो ये 22 ही तो बन रहा है। क्या ये जो 22 बन रहा है ये 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से तो नहीं कट पाएगा। हमने कहा कि 5 लगाते हैं, 5 लगाएंगे तो 52 बनेगा, 52 4 से कट जाएगा। और अगर हम यहां पर 8 लगा देंगे तो कितना बनेगा, 82 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 2 तो बच गया। मतलब अगर आप 2 लगा रहे हैं तो संख्या 3 से तो कट रही है लेकिन 4 से, अगर आप 8 लगा रहे हैं तब भी 3 से कट रही है लेकिन 4 से, लेकिन अगर आप 5 लगाएंगे तो 3 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, दोनों से कट जाएगी तो संख्या किससे विभाजित होगी, तो आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, 5। ठीक है, तो ऐसे आपको कई बार भी होगा कि डबल डिविजिबिलिटी को चेक करना होता है कि संख्या एक से ही कट रही है, दोनों से कट रही है उसकी। देखो एक चीज समझो, तुम थोड़ा एक और बात समझो, तुम फ्रंट पे ही बैठा करो, थोड़ा सा इधर से तो और थोड़ी दिक्कत होती होगी ना। देखो यहाँ पर एक संख्या दे रखी है जो हम कह रहे हैं संख्या 12 से कटेगी। अब 12 से तो हमें कोई डिविजिबिलिटी पता ही नहीं होती, हमें डिविजिबिलिटी पता है 3 की, और तो हमने इसको ब्रेक किया, 3 × 4 12 होता है, मतलब संख्या 3 और 4 से कटेगी तो 12 से कट जाएगी। पहले हमने किसका रूल लगाया, 3 का। जब हमने 3 का रूल लगाया तो यहाँ से हमने देखा 4 और 6 कट गया, 3 कट गया, बचा क्या, 2 और 2 4, तो हमने लिख दिया 4 यहाँ से, प्लस में ये x वाला पार्ट बचा है। आपको पहले ये सोचना है 3 से कब कटेगा, जब यहाँ x की जगह 2 लगा दें, 4 और 2 कितना हो जाएगा, या फिर हम 5 लगा दें, 4 और 5, या फिर हम 8 लगा दें तो 4 और 8 कितना होगा, तीनों केस में संख्या 3 से कटेगी। लेकिन जब हम 2 लगा रहे हैं तो अंतिम 2 अंक देखो क्या बन रहे हैं, 22, और आपको पता है संख्या 4 से तभी कटती है जब लास्ट के दोनों अंक ऐसे हो जो किससे डिवाइड हो। तो मैंने जब यहाँ 2 लगाया तो संख्या 22 बन गई लास्ट में, और 22 4 से कटता नहीं। 8 लगाया तो 82 बन गया, 82 भी 4 से नहीं कटेगा। 5 लगाया तो 52 बन रहा है, 52 4 से कट जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पर 5 लगाएंगे, 5 लगाने पर संख्या 4 से भी कट जाएगी, और 5 लगाने पर संख्या 3 से भी कट जाएगी, दोनों से कट जाएगी तो संख्या 12 से भी कट जाएगी। तो क्या क्या तीन पे थोड़ा फोकस ज्यादा रखना है क्योंकि 3 के सवाल बहुत आते हैं परीक्षाओं में, क्योंकि 3 पे कई तरीके के सवाल बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लिखिए। एक और समस्या आ गई है, यहाँ पर तो 2 डिजिट गायब कर दिए, x और y, और आपसे कह रहा है x प्लस y के जितने मान संभव है उन सबका योगफल कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा और देखो सवाल में वेरिएशन हुआ है। तरीका तो हम नहीं बदलने वाले कि आपको पता है कि 3 से कटने वाली संख्या का एक ही चीज है कि उसका जो डिजिट सम होगा वो 3 से पूरा पूरा कटेगा। ये तो हमें चाहिए ही चाहिए डिजिट सम, तभी तो हम बता पाएंगे 3 से कट रहा है, क्यों कट रहा है, क्यों नहीं कट रहा है। अब आप मुझे बताइए कि इसमें जो पार्ट 3 से कट जाए उसको हटा सकते हैं, तो आप कहेंगे 6 3 से कट ही जाएगा,
है ना। 5 और 1 6, ये भी 3 से कट गया। 3, ये भी तो 3 से कट गया। क्या बचा केवल 2 डिजिट और भी तो बचे भाई, x बचा है और y बचा है। ये x प्लस y में एक साथ लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए, x प्लस y की। आपसे तो यही कहा x प्लस y के जितने मान संभावित हो सकते हैं उन सभी का योगफल होगा क्या। अब आप सोचेंगे भाई ये अलग अलग सोचना नहीं है आपको, ना ये सोचना है x कितना y कितना, आपको दोनों एक साथ सोचना है। अच्छा ये जो x और y है 2 डिजिट है, 2 अंक, तो आप ये सोचो इन दोनों का जो टोटल है मैं क्या रखूं कि 2 में जोड़ते ही ये 3 से कट जाए। तो 2 के बाद 3 के पहाड़े में क्या आता है, अरे 2 के बाद 3 के पहाड़े में 3 ही आता है, और 3 आता है तो इसका मतलब मैं ये बात बिल्कुल श्योर हूं x प्लस y का मान होना चाहिए कितना भाई, x प्लस y अगर 1 हो जाए तो 2 और 1 3 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, और 3 से कट जाएगी संख्या। क्या 2 अंकों का टोटल 1 हो सकता है, सोचने तो देखो। 2 डिजिट जिनको जोड़ने पर 1 आ सकता है क्या, आ सकता है भाई। 0 और 1 ले लोगे तब तो आ जाएगा, या 1 और 0 ले लेंगे तब भी आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आप सोचो ये 2 डिजिट है तो इनका टोटल 1 कैसे हो गया। डिजिट तो हमारा 0 भी है, 0 और 1 अगर ले लिया जाए तो 0 और 1 का टोटल कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो कम से कम अगर हम मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी होगी यहाँ पर, 1 में 3 जोड़ो और क्या हो सकता है, 4 लगाएंगे तो 4 और 2 कट जाएगी संख्या। 4 में 3 जोड़िए, 7 भी लगा सकते हो, 7 और 2 9 भी तो कट जाता है। 7 में 3 जोड़ो 10, क्या 10 हो सकता है। देखो अभी तक था 1 डिजिट का मामला, तो 9 से बड़ा डिजिट होता नहीं था। अब है यहां पर 2 डिजिट और उनका क्या है टोटल। डिजिट सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है। अगर दोनों डिजिट 9 ले लिए जाए तो टोटल कितना हो जाएगा, मतलब 2 डिजिट का मैक्सिमम टोटल जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, 18 हो सकता है। मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो आप यहां इस वाली सीरीज में 18 तक ला सकते हो। जब सिंगल डिजिट था तो 9 से बड़ा नहीं ला सकते थे, क्योंकि सिंगल डिजिट में तो 9 ही होता है सबसे बड़ा। जब 2 डिजिट की बात करेंगे तो ऐसा नहीं 99 सोच लो, 2 डिजिट का टोटल है ये भाई। अगर 99 भी होता तो टोटल कितना रहता, 18 ही तो रहता। 18 से बड़ा टोटल 2 डिजिट का कभी भी नहीं होगा। तो आप 18 तक 3 3 जोड़ते जाओ, 10 और 3 13 और 3 16 और 3 18 कौन सा है 19। 19 तो 18 से ज्यादा हो गया। आप सोच के बता दो कोई 2 डिजिट जिनको जोड़ने पर 19 लाख हो। अरे सबसे बड़े 2 डिजिट जोड़ के देख लिए हमने, 18 आ रहा है, तो क्या अब इससे बड़ा आ सकता है। इसका मतलब ये 19 नहीं आ सकता। केवल हमारे पास अगर संभावना है तो कितने मानों की है, ये 19 वाला आप हटा दीजिए, 19 हम यहां पर नहीं ले सकते। तो हमारे पास कितनी वैल्यू संभव हो गई, 1 2 3 4 5 मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और मैक्सिमम कितनी होगी, 16। आपसे क्या पूछ रहा है, जितने मान संभव है इन सबका योगफल यानी टोटल। तो आप इनको जोड़ के बता सकते हैं कितना आएगा टोटल। अरे जोड़ के टोटल बता सकते नहीं, जूम हो जाता है। कितना आ रहा है टोटल, अगर ये सभी संभावित मानों को जोड़ लिया जाए तो टोटल कितना आ रहा है, चलिए जोड़ लेते हैं। अगर आप चाहें तो 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 3 15, 15 और 6 होता है 21। यहां पर आ गया 1, कितना बचा 2, 3 तो इधर है ही, 1 1 2, 2 और 1 3, और 2 हासिल वाला जोड़ के कितना आ रहा है। तो इन सभी संभावित मानों का टोटल कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अच्छा अगर 3 डिजिट हो गए तो टोटल कितना हो सकता था, अरे 9 9 3 बार जोड़ दो ना, तो आपका मैक्सिमम टोटल जाता कितने तक, 27। 2 डिजिट का 18 तक, सिंगल डिजिट का 9 तक, और 3 डिजिट अगर आ जाए कल को तो 3 डिजिट का टोटल ज्यादा में ज्यादा कितना हो सकता है, 27 हो सकता है। 3 3 जोड़ के 27 तक लिखना है बस। मतलब ये इस वाले सवाल के लिए नहीं, अगर जैसे मान लो यहाँ पर तो 2 डिजिट है x और y, अगर 3 डिजिट होते
जैसे 2 डिजिट का टोटल तो 18 से ज्यादा नहीं होगा, 3 डिजिट होते तो 27 से ज्यादा नहीं होगा। ये था नोट हो गया। ये बात समझ में आ गई आपको क्या? कोई ऐसा अगर आपको मन में चल रहा हो कि ये कैसे क्या हो रहा है, तो वो आप दोबारा पूछेंगे तभी मुझे पता लगेगा। मेरा एक प्रयास होता है कि समझ में आ जाए, अगर आपको नहीं आ रहा तो दोबारा प्रयास करें, लेकिन आप बताएं तो कम से कम ये बात आ गई समझ में या नहीं आ रही। पाई को जीरो मानने की कोई जरूरत है ही नहीं। हम मतलब जो बात कर रहे हैं वो आप समझिए, यहाँ पर 2 अंक होंगे और इन दोनों का टोटल ऐसा आना चाहिए कि इस 2 के साथ मिलके संख्या 3 से कट जाए। तो हम डिजिट सम 3 से काटने के लिए x प्लस वाई को सबसे पहले सोचते हैं। भाई अगर 2 के बाद कोई संख्या 3 से कटेगी तो वो संख्या कौन सी होगी? तो इसका मतलब x प्लस वाई कम से कम कितना लिया जाए? 1। ये पहला ऑप्शन है 1। इसके अलावा और भी ऑप्शन है। 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 भी लगा सकते थे, 4 और 2 6 हो जाएगा, तब भी 3 से कटेगा। 4 3 7 भी लगा सकते हैं, 7 और 2 9 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको 18 तक की रेंज में ये सारे ऑप्शन लेने हैं। 18 से बड़ा ना हो तो 16 में 3 जोड़ रहे थे, 19 18 से बड़ा हो रहा था, इसलिए 19 को छोड़ दिया। ये सारे ऑप्शन हमने जोड़े तो टोटल कितना आ रहा है? यही पूछा गया, जितने भी संभव मान है उनका टोटल क्या है। अगर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो मिनिमम वैल्यू 1 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू 16। अगला क्वेश्चन आप लिखेंगे, यदि कोई संख्या है 28887 x और मैं अगर आपसे ये कहूं ये 9 से विभाजित है, तो आपको बताना है इस x की जगह पर किस अंक का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप लिखिए, यदि कौन सा अंक दोनों 9 की डिविजिबिलिटी पे सवाल है और दोनों में आपको बताना है कि यहाँ पर जो डाटा हमें नहीं पता है उसकी जगह पर कौन सा अंक प्रयोग किया जाए। पहले में 4 आ गया। अब देखो यहाँ 9 वाले में भी तो सेम केस है। मैंने आपको 9 वाले में भी यही बताया कि आपका कोई भी संख्या 9 से कटेगी तभी जब उस संख्या के अंकों का योगफल किससे कट जाए? 9 से कट जाए, तो वो 9 से कट जाए। तो जहां आप 3 से काट रहे थे आप किससे काटोगे? तो आप देखो इसमें क्या क्या ऐसा लग रहा है जो 9 से कट जाएगा। तो पहले तो हम देखो 7 और 2 कितना हो गया, और कुछ 9 से कट रहा है। 8 8 16 16 5 21, 8 का 3 बार जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा और 24 और 3 27। अगर आप नहीं भी काट पाओ तो इनको जोड़ भी सकते हो। जैसे अगर जोड़ते आप तो क्या आता? 8 2 10 10 8 18 18 8 26 26 7 33 33 5 39 39 और 3 कितना होता है? सही है क्या? 8 के 24 तो 26 26 और 7 33 33 5 38 38 और 3 कितना हो गया?
38 3 41 हो रहा है ना, 38 और जो 3 आ रहा है वो कितना हो रहा है 41। अगर आप ये सारे अंक जोड़ देंगे तो 41 हो रहा है। कौन सा अंक छोड़ दिया आपने, इसको और जोड़ दो इसमें। अब आप बताओ x की जगह क्या लगाओगे कि आप 9 से काट दो। अरे सीधी सी बात है, 41 के बाद कौन सी संख्या ऐसी है जो 9 के पहाड़े में आती है, और 45 तभी आएगा जब आप इसमें x की जगह कितना जोड़ो। तो आप ऐसा नहीं है कि आप अगर सोच रहे हो नहीं काट पाए तो क्या सवाल नहीं होगा, तब भी होगा, बस सारे अंक जोड़ने पड़े। अब हमने इसमें जो कुछ कट रहा था 9 से वो काट लिया। अब हमारे पास केवल क्या बचा, 5 बचा, और क्या बचा, x बचा। तो थोड़ा आसान हो गया। अब आप खुद ही समझ लो, 9 से तभी कटेगा जब ये संख्या किसके बराबर हो जाए, 9 के बराबर, और 9 के बराबर तभी होगी जब हम x को किसकी जगह लगा दें, 4। तो ये चीज आपको ध्यान रखिए कि अगर आप यहाँ काटेंगे तो डाटा आसान दिखेगा, 5 देखते ही पता लग गया, 4 जोड़ के 9 बन जाएगा। वहां आपको दिमाग लगाना कि 45 आना चाहिए, तो हमें x की जगह क्या चाहिए। अब इस वाले में आप खुद ही लगा लो, 6 2 8 और 1 कितना हो गया, कट गया, 5 और 5 10, 10 और 2 एक अंक ऐसा है जो हमें अभी नहीं पता है, कौन सा वाला, ये तो स्टार। अब आप बताओ 12 में क्या जोड़ोगे कि संख्या 9 से कट जाए। क्या आपको ये पता है कि 9 की पहाड़े में या 9 की टेबल में 12 के बाद अगली संख्या होती कौन सी, 18 होती है। और अगर 12 को 18 बनाना है तो कितना जोड़ोगे, इसका मतलब स्टार की जगह क्या आएगा। तो ये 10-10 सेकंड वाले सवाल है, एक बार सीख लोगे तो बिल्कुल आप सवाल देखते ही कर दोगे, कुछ नहीं है। ऐड करेंगे तभी तो 18 होगा, तो इसकी जगह हमने 6। यार ये भी आप कर सकते हैं, बेसिक भी तो फंडामेंटल है। ये जो 12 है ये इधर आएगा तो इसमें से माइनस होगा, 18 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 6 है। हाँ, या इमेजिन कर लो या इस 12 को उधर करके सब्ट्रैक्ट कर दो उसमें से, दोनों किस में आएगा तो 6। नोट हो गया। चलो 11 पे थोड़ा सोच लेते हैं कुछ क्वेश्चन। ये एक नंबर लिख रहा हूं मैं और आपसे कह रहा हूं कि ये 11 से कट रहा है। 11 से क्या है, डिवाइड। तो आपको बताना है p के स्थान पर कौन सा अंक प्रयोग होगा। अब डिविजिबिलिटी 11 की लगानी, अंकों को नहीं जोड़ना है, अंक जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप डिविजिबिलिटी लगाएंगे यहाँ पर तो अब आप यहाँ से समझ लो। पहले जैसे आपने देखा कि 8 के बाद में 1 है, तो 8 में से 1 घटाएंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो 11 से कटेगा। डिफरेंस किससे कटना चाहिए, पहले आप 8 में से 1 घटाइए, क्या बचेगा भाई, 7 बचा, कोई दिक्कत वाली बात। फिर आपने कहा 6 में से 2 घटाइए, कितना बचा, 6 में से 2 घटा के कितना आता है, 4 आता है। जहां आप जो आप वहां पर क्या निकाल लेते, अंकों को जोड़कर निकाल लेते, यहाँ डिफरेंस 9 में से 2 घटाइए, फिर से 7 आया। p में से 5 घटेगा क्या, जब नहीं घटेगा तो आप लिख सकते हैं p माइनस 5। घट नहीं रहा तो p माइनस 5 लिख लो उसको, क्या दिक्कत है। और इस 7 के पीछे कुछ भी है तो 7 में से हमें क्या घटाना है, कुछ नहीं घटाना है, इसका मतलब सीधे सीधे कितना जोड़ देंगे, 7। अब ये जो पार्ट आपका आया है इसमें p की जगह एक ऐसा नंबर चाहिए कि ये पूरा नंबर जो है वो 11 से कट रहा हो। अच्छा, इसमें भी आपके पास विकल्प ये रहेंगे कि 11 से कटने वाला छोड़ सकते हैं। जैसे 7 और 4 कितना होता है, 7 और 4 कितना होता है, तो ये तो 11 से कट रहा है तो इसको लेने की कोई जरूरत नहीं है।
बाकी आप कर लो कैलकुलेशन। देखो 7 और 7 कितना होगा 14, 14 में से 5 घटाइए 9 बचेगा, 14 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा, और प्लस में क्या है p। अब आप खुद ही बताओ कि ये नंबर 11 से कब कटेगा, p की जगह क्या ले लेंगे। जैसे 9 से बात कर रहे थे ऐसे ही हम 11 से कटने वाला नंबर बनाएंगे। आप ये बताइए कि 9 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 11 के पहाड़े में नहीं है, 11 तो 11 आएगी, इसका मतलब p की जगह क्या आएगा, क्योंकि ये 9 इसमें से क्या हो जाएगा। अच्छा ये बात आप सोच रहे होंगे कि ये अगर नहीं काटते तो आंसर नहीं आता क्या, 7 और 4 11 और बढ़ जाता, तो यहाँ पर 11 और 9 20 आता है। जिनको ये लग रहा है कि हम अगर भूल गए पेपर में काटना, अच्छा चलो आप मान लो भूल गए, तो आप इन सबको जोड़ के बताओ कितना आ रहा है सब, ये पूरा कर लो कैलकुलेट 20। अरे यार फिर तो 20 आएगा, चाहे तो आप गिन लो 7 और 4 11, 11 और 7 18 होता है, 18 में से 5 घटाएंगे 13 बचेगा, और 13 में जब ये 7 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 20, और प्लस में क्या है p। अब भी वही आंसर आएगा। 20 के बाद 11 के पहाड़े में कौन सा आता है मतलब 22 तब आएगा जब 20 में कितना जोड़ा जाएगा, तो इसका मतलब इस p की जगह पर जो वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। तो दोनों केस में आंसर थोड़े ना बदलेगा, चाहे आप पहले ही काट दो 11 से कटने वाला तब भी यहाँ पर p की जगह 2 आएगा, और अगर नहीं काट पाते हो तब भी p की वैल्यू कितनी आएगी, वो आपके ऊपर है। अगर आपको वहां दिख जाता है काट पाए तो ठीक है, नहीं काट पाए तो जोड़ के देखिए 11 से कटने के लिए नहीं, आप 20 से 22 बनाना है तभी तो 11 से कटेगा, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ना पड़ेगा इसे। कर लोगे 11 वाला सवाल। ये जो डिफरेंस है ना भाई, ये 11 से कटने वाला हो, और या फिर ये जो डिफरेंस है ये क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये डिफरेंस 9 ये कैलकुलेशन करके ये 7 और 4 11 कट गया था, 11 से हमने छोड़ दिया, तो ये 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 और 7 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। हो गया। ग्यारह वाला सवाल कर लोगे ना आप, चलो बताना करके फिर। संख्या में लिख रहा हूं 2 9 6 4 1 6 ये जो नंबर है ये हमारा 11 से डिवाइड हो रहा है। तो आपको बताना ये है कि x की जगह में कौन सा डिजिट या कौन सा अंक यूज कर सकता हूं, x के स्थान पर क्या, ये आपका सवाल।
क्या आएगा भाई बताएं? कितना आ रहा है? 9 आ रहे हैं सभी को 9 आ रहा है क्या? मैं चलो देख लेता हूँ चेक करके। अगर आपका सही आंसर है, डिफरेंस निकालेंगे ना हम तो आप इधर से घटाओ या उधर से कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टरनेटिव घटाना होता है। 2 में से 9 घटा के आप बताइए क्या आ जाएगा? 7 आएगा, लेकिन किस में? माइनस में आएगा। अब आपको 6 में से 4 घटाना पड़ेगा। 6 में से 4 घटाएंगे तो प्लस में आएगा कितना? 2। 1 में से हमें 6 घटाना है, माइनस का 5 मिलके। फिर आपको 3 में से ये x घटाना है तो 3 तो प्लस का रहेगा, और जो x है वो किस में आएगा? जिस संख्या में से आप घटाते हैं उसका सिंबल चेंज करते हैं ना, तो 3 तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन x क्या हो जाएगा? आगे आप देखेंगे 2 में से 8 घटाना, कितना बचेगा? माइनस का। अच्छा, आप अगर देख रहे हो कहीं पर 11 बनना है तो हटा सकते हो, नहीं हटाना चाहो तो सब कुछ काउंट कर लो। पहले पॉजिटिव वाला देख लो, देखो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। प्लस का 5 और माइनस का 5 तो कैंसिल कर सकते हैं, तो प्लस का 5 और माइनस का 5 जो है वो हमने क्या कर लिया? कैंसिल। ठीक है, इतनी बात। आप देखो 5 में से 5 घटा देंगे 0 हो जाएगा। अब माइनस वाला है ये पूरा डाटा आपने देखा यहाँ से यहाँ, ये सब किसमें है? माइनस में है। तो अब आप खुद ही बताइए कि अगर ये माइनस का 7 है और ये माइनस का 6 है और ये माइनस का कितना है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है दिमाग में कि हम क्या करें। कोई बात नहीं, अगर माइनस ज्यादा दिक्कत कर रहा है तो माइनस को आप बाहर ले लो। अब ये 7 भी प्लस का हो जाएगा, 6 भी प्लस का हो जाएगा, और x भी किसका हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? 7 और 6 13, और प्लस खुद ही बता दो कि क्या मैं 13 में जोड़ के ऐसा नंबर ला सकता हूं कि जिससे कि ये संख्या 11 से कटी हो? क्या ला सकते हैं? अरे अब माइनस बाहर वाले को छोड़ दो, प्लस में आए डिफरेंस माइनस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आप ये बताओ कि 13 में क्या जोड़ा जाए कि ये संख्या किससे कट जाए? तो आप x की जगह कितना लगा लो? 9 लगा लो। 13 और 9 कितना हो जाएगा? क्योंकि 22 तो 11 से कट ही जाएगा, और 22 तब आएगा जब यहां पर x की जगह हम कितना लगा रहे हैं? तो 13 प्लस 9 22, 11 से कटने वाला नंबर है। तो आपका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 9। ज्यादा टेंशन बाजी हो तो उल्टा भी घटा सकते हो इधर से। आप इधर से घटाओगे तो देखो 8 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 6 प्लस का हो जाएगा। मतलब ये जो माइनस वाला चल रहा था ये सब प्लस में हो जाएगा। ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब कभी माइनस होने से यहाँ पर गड़बड़ करे, आपको ना समझ में आए तो सीधे सीधे एक ही काम कर लो, माइनस कॉमन कर लो, फिर अंदर वाला डाटा देख लेना ब्रैकेट की क्या है। हाँ ये 3 और 2 मिलके कितना होगा? 5 होगा, और ये -5 है। तो 5 में से अगर 5 घटा देंगे तो ये 0 नहीं हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको काट दिया। नोट हो गया? बस एक सवाल आप मुझे और करके बता दो, नंबर 11 से कटने वाला है और आपको बताना ये है अगर ये 11 से कटे ग्यारह से क्या है? तो आप बताएंगे x की जगह क्या है? देखो क्या आता है, अगर ये नंबर 11 से विभाजित है तो फिर x की जगह क्या आना है? अरे कुछ नहीं है भाई, घटाना ही तो होता है, डिफरेंस ही तो लेना है आपको। एक तरफ से आप डिफरेंस लगाते जाइए। 8 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 7। 7 में से x घटाएंगे तो 7 माइनस x हो जाएगा। 1 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है ना?
अब आप देखो 7 और 7 14, और 14 में से ये 5 माइनस भी तो करना है, और 14 में से 5 घटा लेंगे तो क्या बचेगा, मतलब नंबर्स को तो आप प्लस माइनस आसानी से कर ही सकते हैं। तो वही आ रहा है 7 और 7 14, 14 में से 5 घटाए 9 आ गया। फिर ये माइनस में हमारे पास x भी है, ठीक है ना। आपने कहा कि ये डिफरेंस किससे घटना चाहिए, 11 से। अब की बार जोड़ना है नहीं घटाना है। अच्छा 9 में से मुझे घटाना और संख्या किससे घटे। अब आप मुझे एक बात बताइए कि 9 से पहले कोई संख्या ऐसी है जो 11 की टेबल में आती हो। अरे 9 में से घटाएंगे तो 9 से छोटा नंबर आएगा ना। कोई संख्या 9 से पहले 11 की टेबल में नहीं आती। इसका मतलब सीधा है, इस डिफरेंस की बात अगर करें तो ये डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। भाई 9 से पहले कोई संख्या तो 11 से नहीं घट रही, इसका मतलब ये 0 होगा फिर। और अगर ये चीज 0 है तो आप बताओ x कितना होगा। अगर ये पूरा डिफरेंस 0 है तो फिर x कितना होना चाहिए। कैसे भी सोच लो, इतनी छोटी बातों में इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। आप बताओ 9 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा, तो इसका मतलब x भी कितना है 9, तभी तो 9 में से 9 घटा के 0 आएगा। या फिर ये माइनस वाला x इधर आके प्लस हो जाएगा तो x बराबर तब 0 हो जाएगा। इसको यहीं पर हम लोग रोकते हैं डिविजिबिलिटी। कल सीट से कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आए होंगे परीक्षा में, एक बार आप पढ़ के आना, रिवाइज करना इन चीजों को, और कुछ क्वेश्चन अगर आपके पास हो किसी भी बुक से पढ़ रहे हो तो उससे लगा लीजिए। आगे हम लोग पढ़ने वाले क्या है, इसको अगर हम हिंदी में बात करें तो डेसिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, दशमलव, और फ्रैक्शन को बोलते हैं भिन्न। अब आप मुझे एक बात बताइए कि डेसिमल और फ्रैक्शन तो एक ही चीज है, अलग अलग है, या फिर आप कह सकते हो कि एक दूसरे में कन्वर्ट की जा सकती है, कन्वर्ट की जा सकती है। भाई दशमलव को भिन्न बना सकते हैं और भिन्न को, एक तो सवाल यही से आता है आपसे, तभी आपको दशमलव में डाटा देगा और आपसे कहेगा इसको p by q के फॉर्म में लिखो। कई बार आपको फ्रैक्शन देगा और आपसे कहेगा ये किस प्रकार की फ्रैक्शन है। तो ये तो बहुत सिंपल वाली चीजें, बेसिक वाली, और इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम पहले तो इनके बारे में जान लें कि क्या क्या चीज कितने टाइप की होती है। इस वाले टॉपिक पे जो हम पढ़ रहे हैं, अगर हम दशमलव को भिन्न बना पा रहे हैं, भिन्न का मतलब, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी भिन्न होती है तो उसके दो पार्ट होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम अंश कहते हैं, न्यूमरेटर, ठीक, और नीचे वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, हर। दो पार्ट होते हैं, और इस तरीके से लिखी जाने वाली जो संख्या होती है उसी को भिन्न कहते हैं। और वही संख्याएं परिमेय संख्याएं पढ़ के आए, रेशनल नंबर्स पढ़े थे हमने। p by q की फॉर्म में लिखे हुए नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। तो मतलब हम यहाँ डेसिमल या दशमलव पढ़ेंगे, लेकिन वही पढ़ेंगे जिसको आप फ्रैक्शन बना पाओ। तो दशमलव की कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जिनको आप p by q में बदल पाते हो। तो आप दो प्रकार की संख्याएं देखेंगे, एक तो होंगी शांत दशमलव, जिनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। शांत दशमलव का मतलब होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये जो होती है ना शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल, इनको p by q के रूप में बदल सकते हैं। शांत दशमलव देखो, ये पेपर में शायद ना भी आए। अब जैसे मैंने एक नंबर लिखा, मैं को इसको p by q में बदलिए, तो क्या करना है, यहाँ से पॉइंट हटा देना, और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएंगे कितने, और इधर 1 लगा देंगे, तो ये बन गया p by q। तो ये सवाल नहीं आएगा पेपर में। अब दूसरा जो होता है इसी में टाइप, जो होता है आवृत दशमलव। आवृत दशमलव, ठीक है। ये आवृत दशमलव जो होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। ये पढ़ना है आपको।
रिकरिंग डेसिमल ये भी आपके दशमलव के ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ये पेपर में आते हैं। रिकरिंग डेसिमल जैसे आप मान लो 1.33 रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीट हो रहा है तो ये फिर क्या होगा, रिकरिंग डेसिमल। पेपर में लिख के आएगा ऐसे 1.3 के ऊपर क्या लगा होगा, बार लगा होगा। आपसे कहेगा ये पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर चेंज किया जाए तो क्या आएगा, बराबर। हाँ, अब आती है बात फ्रैक्शन की। तो फ्रैक्शन में जो हमें पढ़ना है, जनरली जो हमारी फ्रैक्शंस होती है वो कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की फ्रैक्शंस होती है। एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं उचित। प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। और दूसरे टाइप की जो होती है वो होती है अनुचित भिन्न जिसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या डिफरेंस होता है, कोई बताएगा क्या? अनुचित भिन्न और उचित भिन्न में क्या डिफरेंस होता है, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बहुत छोटी सी बात है, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न में क्या अंतर है। और तीसरा होता है मिश्रित भिन्न। बस ये 3 प्रकार की होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं। अगर किसी ने कुछ इसके बारे में पढ़ा है या पहले कभी पढ़ा है, कुछ याद आ रहा हो तो वो बता सकता है। पढ़ा पहले ही होगा क्योंकि उसके बाद में आप सोचो 9-10 में थोड़ा ना पढ़ा होगा आपने। अगर पढ़ा होगा तो 1 to 5 में पढ़ लिया होगा, धोखे से कभी पढ़ाई होगी तो 1 to 5 में तो धोखे से ही पढ़ते थे। उस समय पता थोड़ा ना था कि पढ़ाई करने में नौकरी मिलती है। उस समय तो घर वाले भेजते थे इसलिए लोग पढ़ते थे। अब हो सकता है कि तुम उस उद्देश्य से पढ़ रहे हो कि मुझे नौकरी मिलेगी तो मेरी लाइफ थोड़ी सही हो जाएगी। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इनमें डिफरेंस पता क्या है? अगर किसी भिन्न का न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी अंश छोटा हो और हर, तो वो होगी उचित। जैसे आप देखो 11 अपॉन में लिखा 17, इसमें ऊपर वाली संख्या छोटी है और नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो ये हमारी उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। ऐसे कोई से भी नंबर हो सकते हैं, आप लिख सकते हैं 23 अपॉन 31, इसमें भी ऊपर वाली संख्या छोटी और नीचे वाली संख्या। अब आप एक चीज सोच के देखिए, ऊपर वाली संख्या अगर छोटी है तो क्या नीचे वाले से भाग कर सकते हो? भाग तो जाएगा ही नहीं छोटी संख्या, और भाग जाएगा नहीं तो अगर भाग लगाना भी है तो आपको दशमलव लगाना पड़ेगा। दशमलव के बाद मान लो मैं इससे इसमें भाग कर रहा हूं, क्या मैं बिना दशमलव का यूज किए इसमें भाग कर पाऊंगा? और दशमलव के बाद दुनिया का कोई सा भी कितना भी बड़ा नंबर लिख देना, 1 से तो छोटा ही रहेगा। आप बात ये सोचो, दशमलव के बाद कितना भी बड़ा नंबर लिख दो, 9 ही लिख दो, तो क्या वो 1 के बराबर हो पाएगा? 1 से तो छोटा ही रहेगा। तो जो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होती है ये हमेशा 1 से क्या होंगी, छोटी। पहली बात, प्रॉपर फ्रैक्शन का मान हमेशा 1 से कम रहता है क्योंकि इनमें अंश का मान छोटा होता है और हर का मान बड़ा होता है। अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका उल्टा हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी और नीचे वाली संख्या छोटी। जैसे आप देखो 22/7, 19/8, 15 कुछ भी लिख लो, 8 लिख लो। ऐसा कोई नंबर कोई भी भिन्न जिसमें ऊपर वाली संख्या आपको बड़ी दिखे नीचे वाली छोटी दिखे तो वो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा, जब ऊपर की संख्या बड़ी होगी तो भाग तो जाएगा ही, चाहे 1 बार जाए, चाहे 2 बार जाए, चाहे 3 बार जाए। कम से कम कितना बार जाएगा? 1 बार। इसका मतलब जो अनुचित भिन्न होती है इनका मान 1 से क्या होता है, उचित भिन्न का मान 1 से कम होगा और अनुचित भिन्न का मान 1 से। अगर आप कंपेयर करेंगे तो अनुचित भिन्न बड़ी होगी किससे? उचित। ऊपर वाली संख्या बड़ी है क्योंकि इसमें ये 1 से बड़ी है और ये 1 से छोटी है। और मिश्रित भिन्न एक प्रकार से एक टाइप है जिस तरीके से आप ये लिखते हो, जैसे 14 and 2/5, 14 सही 2/5 ऐसे लिखते हैं, तो ये मिश्रित भिन्न का उदाहरण होगा क्योंकि इसमें एक पूर्णांक है और एक भिन्न है, तो ये हम कैसे भिन्न बोलते हैं? मिश्रित भिन्न। 4 सही 1/7, ये भी मिश्रित भिन्न। लिख तो हम इसको भी सकते हैं, 3 सही 1/7 नहीं लिख सकते क्या इसको? लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये अनुचित भिन्न है और इस तरीके से लिखा हुआ है तो मिश्रित। ये सवाल आए हैं परीक्षा में, मिश्रित भिन्न का उदाहरण कौन सा?
तो आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग जरा कन्वर्जन सीखते हैं। भिन्न में क्या आएगा आपके सामने, एक तो आती है लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, दूसरा इसमें जो क्वेश्चन आते हैं कंपेयरिंग वाले कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है, वो आते हैं। वो जो लिखी हुई है जैसे 48 2/5 जैसे लिखते हैं हम, मिश्रित करके 4 से 5/6 वो मिश्रित कर सकती है। नोट हो गया? पहले हम लोग समझते हैं, अगर हमारे पास एक उचित भिन्न का सेट हो तो उचित भिन्नों का हम तुलना कैसे करेंगे, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी और कौन सी वैल्यू छोटी होगी। अब जैसे मैंने एक नंबर एक सेट दिया, मैंने कहा 11/17 है, 5/8 है, 4/7 ले लिए, 14। ये आपके सामने 4 फ्रैक्शन में लिखा हूं, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ इसमें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। अब पेपर में क्वेश्चन ऐसे नहीं आता सबसे छोटी बता दो सबसे बड़ी, थोड़ा मॉडरेट किया पेपर, उन्होंने कहा कि इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो तीसरे नंबर पे कौन सी आएगी, या फिर उसको अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो लास्ट में कौन सी होगी, तो वो भी आपको समझना है। 2 ही ऑर्डर होते हैं, या तो आरोही क्रम या फिर अवरोही। आरोही क्रम कौन सा होता है, कोई बता सकता है कि आरोही क्रम क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते हुए। अगर हम अवरोही क्रम की बात करेंगे तो अवरोही क्रम में अवरोही क्रम उल्टा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर,
और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते हुए क्रम में बड़ी से छोटी तरफ, ठीक है। अब इनमें कैसे बता दोगे भाई, तो नंबर लिखे हुए हैं, कैसे आप आरोही क्रम में लगा लोगे? इतना तो आसान नहीं है। पहले देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ क्या लिखा, उचित भिन्नों की तुलना हो रही है यहाँ पर, सब में ऊपर वाली संख्या छोटी है और नीचे वाली संख्या बड़ी। अब हम इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं? देखो आपके पास देखो सीधा सिंपल सा तरीका है। वैसे लोग कहते हैं डिफरेंस बराबर कर लो, डिवाइड कर लो, भैया हर जगह नहीं कर पाओगे आप। में से 13 से भाग करना बड़ा मुश्किल लगता है, 23 से कैसे करोगे? आप थोड़ा सा और सोचिए। हम क्या करेंगे कि जो भी इनमें से अंश होगा यानी कि न्यूमरेटर, उसको डिवाइड तो करेंगे, लेकिन हम डिवाइड करेंगे डिफरेंस से, अंतर से। अंश को डिफरेंस से डिवाइड करेंगे तो जो इनका डिफरेंस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ ऊपर वाला नंबर कितना है भाई, 11 है, और इनके बीच में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है यहाँ पर? 6। चलो हमने कहा 11 है और हमें डिवाइड किससे करना है भाई? 6 से करना है, यही तो कहा गया हमसे। अब 11 को 6 से तो डिवाइड कर ही लोगे, पॉइंट में भी कर लोगे, चलो करके ही देख लेते हैं हम लोग कितना आएगा भाई। यहाँ पर 6 का एक बार लगा दे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा? पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, और 6 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6 × 8 होता है 48, यानी कि ये लगभग 1.8। इधर आगे में आएंगे तो फिर ये 5 है, और अंतर कितने का है भाई? 3 का। अरे अंतर का मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो अंतर ही तो आएगा, और 3 से अगर हम इसको भाग करेंगे तो 3 का तो एक बार लगेगा ही लगेगा, लेकिन यहाँ बचा कितना? 2। पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 3 × 6 18। ये लगभग 1.6 है। अब तो पता लग रहा है ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है। 1.6 कम होता है, 1.8 ज्यादा होता है। और हम इसमें देखते हैं 14 को डिवाइड किससे करना होगा भाई? अंतर कितने का दिख रहा है आपको? 9 का अंतर है भाई। तो 9 का एक बार लगा दिया हमने, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ बचा 5, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा, यानी कि ये वाला नंबर आ रहा है लगभग 1.5 के बराबर। एक बचा ऑप्शन हमारे पास 8 आ रहा है, और 8 को डिवाइड किससे करना है? अंतर 5 का है भाई, तो 5 से अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 का एक बार 5 हो गया, यहाँ आएगा 3। अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, और 5 का 6 बार लगाएंगे तो 30 आ जाएगा। अब हमारे पास 1.6 वाले 2 ऑप्शन आ रहे हैं। दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है कि आप सोचो ये तो नंबर पूरा यहाँ पे डिवाइड हो गया, यानी इसके बाद आएगा तो क्या आएगा भाई? 0। और ये वाला नंबर पूरा डिवाइड नहीं हुआ ना, इसमें कितना बच रहा है? फिर से 0 लगा दोगे तो 3 × 6 18 हो जाएगा। ये 1.6 से भी आगे जाएगा और ये 1.6 पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो बड़ा कौन सा होगा? 1.66 वाला या 1.6 वाला? 66 वाला। जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है वो बड़ा होगा, क्योंकि इसमें आगे 6 आता रहेगा, लेकिन इसमें इस 6 के आगे 0 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। आप बता दो इनमें सबसे पहले नंबर पे कौन सा नंबर रख दिया जाए आरोही क्रम में जो सबसे छोटा हो? सबसे छोटा कौन सा है इसमें? 1.5, यानी 14 वाला। तो 14 वाला भिन्न सबसे छोटा हो गया, कितना आ जाएगा? 14/23। अब बताओ कौन सा वाला आएगा 1.5 के बाद? 1.6 वाला या 1.66 वाला? 1.6 वाला, यानी 8 वाला। 8/13 ये सेकंड नंबर पे आएगा। अब आप बताइए 1.66 आएगा फिर को? अरे 1.6 के बाद 1.66 वाला ही तो लेंगे, ये टर्मिनेट होगा ही कहाँ, ये तो चलता रहेगा ऐसे। तो ये 5 वाला कौन सा है? 5/8। अब आप बताइए लास्ट में आएगा 1.8 वाला। 1.8 और 1.66 में कंफ्यूज तो नहीं हो भाई? 1.8 बड़ा होता है किससे? 1.66 होगा या नहीं होगा? यहाँ आप इसके बाद 0 तो लगा ही पाओगे, और 0 लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 80 बन जाएगा। दशमलव में कंपैरिजन करो तो डिजिट पूरे करो, पहले यहाँ 2 डिजिट यहाँ भी 2 डिजिट। अब ये ज्यादा है और ये तो 1.8 वाला जो है वो कौन सा है? 11 वाला। तो 11/17 ये सबसे लास्ट में आता है। अगर आप इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो ये क्रम रहेगा, सबसे छोटी वैल्यू आएगी 14/23 और सबसे बड़ी कौन सी आएगी? 11/17। मैंने बहुत थोड़ा बना दिया, इतना आता नहीं है पेपर में। पेपर के आप क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसे 2 से 3 से डिवाइड करना हो रहा होता है, लेकिन मैंने थोड़ा सोचा कि चलो देखते हैं। अवरोही क्रम इसका उल्टा हो जाएगा, इधर से लिख देंगे तो ये अवरोही क्रम हो जाएगा, इधर से लिखेंगे तो अब जैसे आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए, पूछे सबसे छोटी वैल्यू 14/23, सबसे बड़ी सबसे लास्ट वाली 11/17। आरोही क्रम में लिखने पर तीसरे नंबर पे कौन सी आ रही है? पहली, दूसरी, तीसरे नंबर पे कौन सी है? अवरोही क्रम घटता हुआ होता है, उल्टा नहीं। तो इसका 11/17, 5/8, 8/13 और 14/23 लास्ट। इस क्रम को उल्टा करके लिख देंगे तो वो अवरोही क्रम हो जाएगा, यानी घटते हुए क्रम।
केवल डिफरेंस से डिवाइड कर दो। थोड़े एक दो सवालों में आपको लगेगा कि लिमिट फिर वो आप करने लगो, लेकिन ये तभी आपका पॉसिबल है जब सेट उचित भिन्न का हो, यानी कि ऊपर वाली संख्या छोटी हो। नोट हो गया? लगा पाएंगे आप आरोही और अवरोही क्रम में? अब देखो यहाँ पर समस्या ये है कि अगर आपको डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस सवाल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर सवाल में प्रॉब्लम हो रही है तो डिवाइड करने में भी प्रॉब्लम हो रही होगी, बस यही हो सकता है। इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ और आप मुझे इसका आंसर बताना क्या है। 7/11 आपको बताना है दूसरी सबसे बड़ी, दूसरी सबसे मतलब आपको बताना क्या है, सेकंड लार्जेस्ट। करिए आप दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी कुंडली वैसे कौन सी? कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कुछ चीज यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, सब में डिफरेंस सेम है। यहाँ भी 4 का, यहाँ भी 4 का, यहाँ भी 4 का, यहाँ भी। मतलब अगर आप एक बात करें कि 7 तो यहाँ रहेगा लेकिन डिफरेंस कितना है? 4। यहाँ 9 है, डिफरेंस कितना है? यहाँ 15 है, डिफरेंस कितना है? 4 है। यहाँ 17 है, डिफरेंस कितने का है? 4 का। सब में डिफरेंस 4 का है। अब सब में अगर डिफरेंस 4 का है तो सब में डिवाइड भी 4 से होगा। आप खुद बताओ कि बड़ी संख्या में डिवाइड करेंगे तो ज्यादा आएगा, छोटी संख्या में डिवाइड करेंगे तो? यहाँ सबसे बड़ी संख्या ऊपर कौन सी है? तो सबसे ज्यादा इसी का मान है। सब में आप डिवाइड 4 से करने का मतलब क्या होता है? डिवाइड 4 से करने का मतलब होता है उसके 4 बराबर हिस्से कर देना। तो आप बड़ी संख्या को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, वैल्यू ज्यादा आएगी। छोटी संख्या को 4 हिस्से में डिवाइड करेंगे, वैल्यू कम आएगी। तो इस वाले केस में जब आपको ऐसा लगता हो कि जो डिफरेंस हो वो क्या हो, तो आपको ये डिवाइड भी करने की जरूरत नहीं।
डिफरेंस सेम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप केवल एक चीज देख लें कि भाई वैल्यू कौन सी बड़ी है इसमें, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 17। तो सबसे बड़ी जो फ्रैक्शन होगी वो भी यही होगी 17 वाली, 17/21 सबसे बड़ा है। अब सेकंड नंबर पे कौन सा है 15 है, तो जो सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी होगी वो 15/19 होगी, थर्ड नंबर पे 9/13 होगी और लास्ट में होगी 7/। मतलब सीधा सा ये है कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन का सेट है और डिफरेंस है तो जिसका वैल्यू बड़ा है वही बड़ी होगी। वैल्यू 17 वाला बड़ा है तो 17 बड़ी होगी। अब आप ऊपर वाले में देख के बता ही देंगे सबसे बड़ा 17 है, सेकंड नंबर पे 15 है, तो सेकंड लार्जेस्ट का मतलब हो गया कि दूसरे नंबर पर जो संख्या आएगी सबसे बड़ी वो कौन सी होगी 15/19। तो डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं। ओके डिफरेंस अगर सेम होगा तो सॉल्व कभी नहीं करना है। आप देखना उठा के अपनी बुक्स वगैरह या पेपर में आए हुए क्वेश्चन, आपको ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें डिफरेंस सेम होगा। बस डिफरेंस सेम नहीं है तब हम डिवाइड कर लेते हैं उसको। डिफरेंस बराबर भी कर सकते हैं लेकिन बराबर करना हर जगह काम में नहीं आ पाता। नोट हो गया? बस एक और क्वेश्चन आपसे पूछेंगे फिर आप अपने क्वेश्चंस कहीं से भी लगाते रहे। आपको इनको सेट करना है अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर। आप बताएं क्या अवरोही क्रम में अगर आप इसको लिखेंगे तो आप बताएं इस सेट में कौन सी पहले वैल्यू आएगी, कौन सी दूसरे नंबर पे, कौन सी तीसरे नंबर पे। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? अप टू डाउन यानी कि घटते हुए क्रम में। ये मुझे लग रहा है रेड वाला दिखता नहीं होगा साहब, दिखता है साइड वालों को दिख जाता है रेड। ये रेड कलर है सच में, रेड है ना? कितने लोगों को रेड लग रहा है? अब साफ नीचे कलर भी तो इतने हो गए पता नहीं कौन सा है। लड़कियों को तो रेड नहीं लग रहा होगा, रेड में भी 10 कलर बताऊंगा लड़कियों को।
पता नहीं कौन सा कलर है, जो भी है। कौन सा? नेवी पिंक भी होता है, ब्लू सुना था मैंने तो। नेवी ब्लू सुना था, और भी होते हैं हैं? काफी होते हैं ना। हाँ भाई, यहाँ तो आज तक नेवी ब्लू के अलावा कोई नेवी पता ही नहीं था। तुमने बताया कि नेवी रेड भी होता है, नेवी ब्लू होता है, नेवी रेड। हाँ तो होते होंगे, मुझे नहीं पता है। पर्पल कलर भी अब पता लगा है मुझे कि हाँ पर्पल ये वाला कलर होता है। पहले मैं सोचता था लोग कहते तो पर्पल कलर, लेकिन पता नहीं था एग्जैक्ट होता क्या है। वैसे पता होना चाहिए, कलर के बारे में थोड़ा सेंस होना चाहिए, वरना बिल्कुल ऐसे वाले लोगों में गिनती आ जाएगी पढ़े लिखे नहीं है। पता नहीं भाई, ये तो ना कभी अपना सब्जेक्ट रहा, ना कभी इतनी शॉपिंग है, दोनों ही तरीके से नहीं पता है। और कलर अगर शॉपिंग करने में चाहिए भी होगा तो जो सामने आ गया, नाम पता नहीं पता ले लिया, ये कभी नहीं पता कि ये है कौन सा कलर। ब्लैक तो खैर एक ऐसा चीज है जो लगभग सबको पता ही है। एक और चीज, अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आई टेस्ट होता है, उसी में कलर विजन होती है कि आप डिफेंस की कोई भी आप जॉब ले रहे हैं तो आपको कलर विजन चेक करना होता है। और वो कलर विजन ऐसा समझ लो रोग है कि जिसका कोई इलाज तो है, कोई इलाज नहीं। अगर आपको कलर विजन है तो वो आजीवन रहेगा आपके साथ। लड़कियों में ये नहीं होता है, लेकिन लड़कों में कलर विजन होता है। उसमें शायद कुछ ऐसा होता है, कलर के बीच में डिफरेंस नहीं पता लगती। स्पेशली रेलवे में तो बिल्कुल अलाउड नहीं है कलर विजन वाला, क्योंकि सिग्नल ही नहीं पता लग पाएगा। पता लगा कि रेड वाला ग्रीन दिख गया, ट्रेन चली जाएगी। डिफेंस में भी ऐसा है। देखो क्या आ रहा है बताएंगे आप इसे। अब हम देखो एक चीज, मैंने कहा कि यहाँ 11 है और 11 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, जो भी इनका डिफरेंस है इससे। तो डिफरेंस बेटा कितना है, तो 6 का एक बार 6 लगा ही देते हैं। यहाँ बचा कितना 5, पॉइंट लगाएंगे फिर 0 आएगा, 6 48। कोई दिक्कत है? ये 1.8 ही तो आएगा। ये वाला नंबर सॉल्व करने पर, डिवाइड करने पर 1.8 आ रहा है। अब इधर वाले को हम देखें तो 13 है, डिवाइड किससे करें, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार लग गया यहाँ तो। अरे और अच्छी बात है, पॉइंट लगाएंगे 0 लगा दो, 6 बार। अब आप खुद ही बताओ कि ये 2.6 है, ये 1.8 है, तो ज्यादा कौन है? तो ये वाला नंबर इससे तो बड़ा है। आगे वाले में आएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कितना है 17, और डिफरेंस कितने का भाई? आप डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, 1 बचना है। पॉइंट लगा के 0 लगा के भी एक ही बार लगेगा, 8 एकम। तो ये लगभग 2.1 के बराबर आ रहा है। खत्म। ये वाला अगर देखा जाए तो 19 से और डिवाइड करना है किससे हमको, यहाँ 7 से। 7 का 2 बार लगा दिया 14 हो गया। कितना बचा भाई? 5। पॉइंट लगाओ 0 हटा, 7 का 7 बार 49। अब आप खुद ही देख लेना, जो जो आपको आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में सबसे बड़ा वैल्यू पहले आएगा। तो सबसे बड़ा इन चारों में कौन आ रहा है? 2.7 का मतलब कौन सी वाली फ्रैक्शन है? 19 वाली, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू 19/26। अब 2.7 से पहले देखो क्या आया, 2.6, यानी कि कौन सी वाली? 13/18। अब बताओ 2.6 से पहले 2.1 आएगा ना। देखो सबसे बड़ा 2.7 हो गया, फिर आएगा 2.6, फिर आएगा 2. घटते हुए क्रम में लिखना है। 2.7 से छोटा 2.6 होता है, 2.6 से छोटा 2.1 होता है। तो 17 वाली फ्रैक्शन आएगी, कौन सी है? 17/17। इसके बाद में लास्ट में आएगा सबसे छोटा वैल्यू 1. यानी कि 11/17। कर सकते हैं इनको? अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें आरोही क्रम में लिखने पर सबसे अंतिम भिन्न कौन सी होगी? आरोही क्रम में लिखने पर सबसे अंत में कौन सी भिन्न आएगी? 11/25, 17 नहीं है लास्ट में। ये कौन सा क्रम है? जब आरोही क्रम में लिखेंगे तो इधर से लिखना होगा, तो अंत में कौन सी होगी? 19/26। अगर मैं कहूं अवरोही क्रम में लिखने पर तीसरे स्थान पर कौन सी, तो 17/25 हो जाएगी।
तो इसी तरीके से आप सारे आंसर कर सकते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू 19/26 है और सबसे छोटी कौन सी है 11/17। और पेपर में आप जो उचित भिन्न है इनसे ही सवाल आते हैं। आप अगर 10 सवाल देखेंगे कोई एक धोखे से आ गया हो अनुचित भिन्न का सेट तो हो सकता है, वरना मैंने तो आज तक देखे तो उचित भिन्न के ही सेट। आगे बढ़े तो ही है। लोग को बहुत ज्यादा टाइम दिखता होगा सामने बिल्कुल लगा हुआ है ना। चलिए देखो किसी भी आप रिकरिंग डेसिमल को पीवाईक्यू में कैसे चेंज करते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं वही आपको समझने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे 10th क्लास में सॉल्व किए हो उस तरीके से करना होगा। रिकरिंग डेसिमल का मतलब होता है आवर्ती दशमलव, इनको बदलना है फ्रैक्शन में यानी कि पीवाईक्यू। तो यहाँ पर दो टाइप के रिकरिंग डेसिमल होते हैं। एक तो ऐसा कि पॉइंट के बाद ही कुछ ना कुछ रिपीट हो जाता है, दशमलव के बाद जो भी संख्या जो भी डिजिट आएगा वो आपका रिपीट होने लगे। जैसे आप एक मान के चलो ये टाइप 1 हो गया, एक नंबर मैं लिख रहा हूँ जैसे 0.666 रिपीट हो रहा है 6। इसका मतलब अगर मैं बार लगाऊंगा तो पॉइंट के बिल्कुल बाद में ही लगाऊंगा, यहाँ पर 6। यही तो है इसका मतलब। एक ही नहीं हो सकता है 2 डिजिट रिपीट होते हैं, जैसे 51 51 51 रिपीट हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर बार लगाएंगे तो पॉइंट के बाद 5 लिखो 1 लिखो, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद में ही रिपीटेशन शुरू हो। 3 अंक भी रिपीट हो सकते हैं क्या? अरे नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं भाई। जैसे मैंने लिखा 126 126 और ये हमारा रिपीट एक बार और लिख 126 126 रिपीट हो रहा है। तो बार किस पे लगेगा 126 पे लगेगा। ऐसे ही तो रहना ये। अब ये जो होता है टाइप 1 में आप समझ लो जिसमें दशमलव के बाद डाटा रिपीट हो रहा है, तो ये टाइप 1 में। इनको चेंज करने के लिए एक अलग प्रोसेस है, और अगर दशमलव के बाद रिपीट ना होके उसके आगे एक दो अंक छोड़ के रिपीट होगा उसका प्रोसेस अलग है। ये सिंपल और इजी भी रहते हैं, इसमें कुछ नहीं है। जैसे आपने कहा एक अंक पे बार है, ये बार या रिपीटेशन जो होता है वो 9 से डिवाइड करने पर आता है। आप 9 से किसी डिजिट को डिवाइड करो वही रिपीट होगा। 7 को डिवाइड करो 9 से 7 रिपीट होगा। 9 से 7 को डिवाइड करेंगे 0 लगा के 70 ही तो बनेगा। अब आप 9 से 70 में डिवाइड करो 63, कितना बचा, फिर 7 बचा, फिर 70 बनेगा, फिर 7 बचेगा। तो उस वही डिजिट रिपीट होने लगता है जिससे 9 में डिवाइड करें। एक अंक पे बार लगा हुआ है अगर तो नीचे केवल एक बार 9 लिखना है। 2 अंकों पे बार लगा हुआ है तो नीचे 2 बार 9 लिखना है। 3 अंकों पे बार लगा हुआ है तो हमें बार कितनी 3 बार नीचे क्या लिखना है। सिंपल प्रोसेस रहता है। 4 अंकों पे बार होगा तो 4 बार 9 नीचे लिख लो। ये चेंज हो गया p/q में। अब इसको अगर मिनिमाइज कर सके जैसे 3 से कट जाएगा ये, तो 3 से काटेंगे यहाँ 2 बार आएगा और 3 से काटेंगे तो यहाँ, तो इसका मिनिमाइज फॉर्म यानी p/q के रूप में लिखने पर कितना बनना ये 2। ये 51 है, ये 99 कटेगा किसी से 3 से कट जाएगा 17 और नीचे आ जाएगा कितना 23। ठीक है ना। ये ऊपर और नीचे 2 नंबर लिखे, जल्द आप बताओ ये किससे कटेगा। अभी मैंने 9 का डिविजिबिलिटी क्या बताया कि डिजिट सम 9 से कटना चाहिए, तो 6 2 8 1 9 हो रहा है ये ऊपर, तो 9 से कटेगा। 9 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 का 1 बार, बचेगा 3, 9 का 4 बार और नीचे 9 से भाग करेंगे तो 1 1, ये 14/111 बराबर है। ये टाइप 1 आप जल्दी से नोट करें, फिर टाइप 2 की बात करते हैं। लास्ट वाले में कुछ नहीं, 3 अंकों पे बार है तो नीचे 3 बार 9 लिखा हुआ है, बस 9 से भाग कर दिया ऊपर भी और नीचे भी, तो वो उधर ऊपर वाला पार्ट 14 हो जाएगा 9 से भाग करके, नीचे 111 होगा। एक जो मतलब मैंने यहाँ पिछली बार भी मैंने पढ़ाया था अभ्युदय, और मैंने जो ऑब्जर्व लिखी, जैसे ये बैठते हैं और आप लोगों को शायद हो सकता है इस बात से इरिटेशन होती है, पूछते हैं, और ये अच्छी बात है या बुरी बात होती होगी जरूर। जिसको आता होगा ना तो उसे लगता है कि सबको आना चाहिए, अब हमें बार बार ना पूछे, लेकिन ये अच्छी बात है आगे निकलने के लिए। अगर आपको बेशरम बनना पड़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो मजाक ही तो बना लोगे कि और क्या कर लोगे, लेकिन ये सीख तो रहे हैं।
उनसे तो बढ़िया है कि जो चुपचाप बस कॉपी भर रहे हैं बैठ के, उन्हें पता ही नहीं है कि आया या नहीं आया। तो अगर आप में से भी किसी को ये हेजिटेशन होती है, पूछे कैसे, जैसे ये पूछ रहे आप भी पूछो। और ये उम्मीद कभी मत रखा करो कि किसी टीचर से हम पूछेंगे तो वो क्या सोचेंगे, हमें और बढ़िया लगेगा कि तुम कोशिश कर रहे हो। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, कोशिश ही मत करो, कुछ नहीं पूछना होगा। देखो कंफ्यूजन भी होते हैं मैथ्स में, डाउट्स भी होते हैं, तो उनको क्लियर करके ही आप समझ पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचो कि चलो होगा देखा जाएगा, बाद में डाउट्स बढ़ते जाएंगे, फिर आपका मैथ्स से मन हट ही जाता है एक बार की, जब लगता है कि अरे कुछ नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? सजल। ओके, पहला टाइप का कोई भी अगर मैं नंबर दे दूं आपको, आप बना लेंगे पी वाई। अब सेकंड टाइप में देखो, सेकंड टाइप में ये जरूरी नहीं है भाई कि रिपीट होने का जो प्रोसेस है वो तुरंत बाद ही शुरू हो जाए। जैसे मैंने लिखा 1 2 5, अब मैं इसमें 2 5 को रिपीट कर रहा हूं केवल, तो क्या इसमें सारे डिजिट रिपीट हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, सारे डिजिट रिपीट नहीं हो रहे। 1 को छोड़ दिया और 2 और 5 को रिपीट किया, इसका मतलब बार यहां लगेगा। सेम 1 को छोड़ दिया जाए तो 2 और 5 रिपीट हो रहा है, तो बार तो 2 5 पे लगना चाहिए। और लिखते हैं नंबर 2 6 1। यहां पर पता क्या है, मैं 1 को रिपीट कर रहा हूं, तो आप बताओ इसमें बार कहां पर लगाओगे भाई? आप इसमें जो बार लगाएंगे वो ना तो 2 पे लगा सकते हैं ना 6 पे लगा सकते हैं। बार लगाएंगे तो किस पे लगाएंगे? क्योंकि 1 रिपीट हो रहा है, 2 6 तो एक ही जगह पर फिक्स है, बस बात खत्म। इनको बोलते हैं हम मिक्स्ड रिकरिंग रेशियो, क्योंकि इसमें कुछ तो डिजिट टर्मिनेट हुए और कुछ टर्मिनेट नहीं। और देख लेते हैं समझने के लिए। क्या आ जाएगा यहाँ पर 0.1 और बार किस पे आएगा 7। जो नंबर जहां से रिपीट हो रहा है उसी के बाद आप बार लगा दो। 7 रिपीट होना शुरू हुआ तो हमने यहाँ पर 7 पे पहली बार में बार लगा दिया, जिससे कि ये प्रक्रिया हमको बार बार ना लिखनी पड़े। ये सेकंड टाइप का है। अगर कोई नंबर है इसमें 2 बार 1 आ रहा है और 2 बार 7 आ रहा है, 2 बार 25 आ रहा है, मतलब 2 बार 1 आ रहा है, 2 बार 25 आ रहा है, फिर 25, तो इसमें 25 पे बार लगेगा, इसमें 1 पे नहीं लगेगा, तो ये एक ही बार रिपीट हुआ है। उसके बाद फिर रिपीट होगा। हाँ, मतलब उसके जैसे आप जो बात कर रहे हो, जैसे 25 फिर 25 है, फिर उसके बाद 7 डबल 7, फिर इसमें कैसा है? ये भी बताओ कि आगे डॉट डॉट लगा है, डॉट तो ये नंबर जो है ना, ये रिकरिंग डेसिमल नहीं, ये वाला जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिकरिंग है, जिसको हम PYQ में चेंज नहीं कर सकते। ये होती है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। अगर कुछ रिपीट होगा, बार लगेगा, तभी वो PYQ बनेगा, वरना इनमें बार लगा रहे हैं इसीलिए तो PYQ में बदल पाएंगे आप। चलो कर लेंगे। इस वाले में पता है सीधा सिंपल सा प्रोसेस है कि आप इस नंबर को एडिटिव लिखेंगे। जैसे ये 125 है ना, तो 125 तो लिख ही लोगे। अब आप केवल इसमें से वो पार्ट देखो जिस पे बार नहीं लगा है। किस पे बार नहीं लगा है? इसमें 1 पे नहीं लगा है, तो 1 आप इसमें से क्या कर दोगे? अब नीचे क्या आएगा? देखो जितने डिजिट तक टर्मिनेट हुआ है उतने तो 0 लगेगा, और जितने पे बार लगा है उतने 9 लिखते हैं। तो पहले आप बार हटाएंगे। बार कितने अंकों पे लगाए हैं? 2 पे लगा है, तो 2 बार हम 9 लिख सकते हैं यहाँ पर। और एक डिजिट ऐसा है जिसपे बार नहीं लगा है, तो एक बार हम यहाँ क्या लिखेंगे? जितने डिजिट पर बार लगा हुआ है उतनी बार पहले 9 लिख लो, और जितने डिजिट पर बार नहीं लगा है उतनी बार क्या लिखोगे? इस वाले में भी पहले ये करिए, पूरा नंबर लिखो। 261 है, पूरा नंबर अगर लिखेंगे तो कितना, ये कितना माइनस होगा? माइनस क्या करें इसमें से? इसमें किस पे बार नहीं लगा है? जिस पे बार नहीं लगा वो माइनस होगा। 2 6 इस पे बार नहीं लगा है, तो 26 इसमें से क्या होगा? अब आप बताओ कितने अंकों पे बार है इसमें? 1 पर है बार,
2 पे कहाँ है बार? बार केवल एक बार है, तो एक बार नीचे क्या आएगा? कितने अंक ऐसे हैं जिस पे बार नहीं है? 2 अंक पे बार नहीं है, तो 2 बार क्या आएगा? अब इसको आप देखो, 125 में से घटाएंगे तो 124 बचा और नीचे आएगा 900। अगर ये कट जाए तो काट सकते हैं, जैसे 2 से कट जाएगा ये, तो 2 से काटेंगे यहाँ 4 बार, 2 का 9 बार, 2 का, इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 6 बार और 2 का, मतलब इसको अगर हम मिनिमाइज करें तो ये 62 अपॉन में कितना आ रहा है? 495। ठीक है ना? इस वाले में क्या आएगा भाई? 261 में से 26 घटाओ, क्या बचेगा? 261 में से 26 घटाएंगे 235 बच रहा है। कितना बच रहा है? और नीचे कितना है? 900। 900 पता है किससे कटेगा ये? ऊपर 235 आ रहा है और नीचे आ रहा है कितना? 900। तो अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 180। अब कटेगा कुछ? 47 किसी से नहीं कटता है, तो फिर तो नीचे काटने की जरूरत ही नहीं। ये वाला क्या बनेगा भाई? 17 लिख लें। कितना माइनस होगा इसमें? 1 माइनस होगा। एक अंक पे बार है तो एक बार, एक अंक पे बार नहीं है तो एक बार, जितने पे बार है उतने 9 लिख लो, जितने पे बार नहीं उतने 0 लिख लो। 17 में से 1 घटाओ, क्या बचेगा? 17 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा? अब 90 और 16 दोनों कट जाएंगे, किससे? 2 से कट जाएंगे। 2 से ऊपर 8 बार और नीचे 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो ये भिन्न बराबर, ये 8/45 के बराबर। अगर आगे विभाजन नहीं हाँ,